हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव और गाइज़ आज के इस वीडियो में हम लोग जो 17 जून 2022 का द हिंदू है, उसके एडिटोरियल को एनालिसिस करेंगे। उसको समझने की कोशिश करेंगे आसान भाषा में, ठीक है? सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो गाइस जो हम लोग का पहला एडिटोरियल है उसका टाइटल है इज़ कोविड-19 बिकमिंग एन एंडेमिक। तो कोविड-19 से रिलेटेड ये एडिटोरियल है और ये एक बेसिकली डिस्कशन है जिसको मॉडरेट किया गया है बाय रम्या कनान और जो एक्सपर्ट्स हैं इसमें वो तरुण भटनागर एंड के कोलंडाई स्वामी। तो शुरू करते हैं गाइस। गाइस जो कॉमन बिलीव है वो ये है कि जो कोविड-19 है ये अब ये उतना खतरनाक नहीं है और इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो एपिडेमियोलॉजी में क्या इसका मतलब है, क्या इस टर्म का मतलब है एंडेमिक टर्म का, ठीक है? वो हम लोग कोशिश करते हैं फाइंड आउट करने की, ठीक है? तो सबसे पहले तो गाइस जो मॉडरेटर हैं उनने सवाल पूछा कि इज़ कोविड-19 ऑन पाथ ऑफ बिकमिंग एंडेमिक? तो जो इनमें तरुण भटनागर है उनका कहना है कि जो क्लासिकल डेफिनेशन है एंडेमिक का वो है कि जो बीमारी है वो लिमिटेड एरिया में ही स्प्रेड हो केवल और जो केसेस आए वो कांस्टेंट रेट पे आए, ठीक है? जबकि पैंडेमिक उसको कहते हैं जो लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब और लगभग ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में प्रेजेंट हो और उसका जो हाई स्प्रेड है वो भी हाई रेट से स्प्रेड करे वो, ठीक है? तो ये कहते हैं कि हम लोग जैसा देख रहे हैं कोविड-19 में वो अभी भी मौजूद है लगभग सारी दे और जो उसका रेट ऑफ स्प्रेड वो हालाँकि वो अभी कम आया है ऐदर नेचुरली और या फिर इंटरवेंशन की वजह से जो भी रीज़न हो, ठीक है? तो इसकी वजह से हाँ, ये इमेजिन किया जा सकता है कि हम लोग जो है एंडेमिसिटी की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है? यानी कोविड-19 जो है वो एंडेमिक फ़ेज़ में हो सकता है आगे, ठीक है? फिर ये कहते हैं लेकिन दैट सीम्स टू बी लिटिल फर्दर अवे, ठीक है? फिर गाइस जो दूसरे एक्सपर्ट है के कोलंडाई स्वामी वो कहते हैं कि देयर आर सम इंडिकेशन कि हम लोग ये है कोविड जो है ये एंडेमिसिटी की तरफ मूव कर रहा है। जैसे तमिलनाडु का ही एग्ज़ाम्पल देते हैं और उसमें कहते हैं कि जो 200-300 केस जो हैं आ रहे हैं दिन के, ठीक है? तो ये एक तरह से बहुत लिमिटेड है, बहुत लो रेंज है जिसके हम लोग होके हम लोग कह सकते हैं कि ये कोविड-19 जो है एंडेमिक होने के कगार पे है, ठीक है? पैंडेमिक आपको पता होगा गाइस क्या होता है? एंडेमिक होता है कि कोई बीमारी है, कोई इन्फेक्शन है वो लिमिटेड एरिया में हो, ठीक है? और जो उसके डेली केसेज़ है या फिर रेंज ऑफ केसेज़ है वो बहुत लिमिटेड हो, बहुत कम हो और छोटे से। और फिर गाइस जब जो एंडेमिक का रेंज है उससे अचानक से ज़्यादा केस आने लगते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं आउटब्रेक हो रहा है, ठीक है? और आउटब्रेक होके एक बार ये एक साथ कई लोकेशन में फैल जाता है, तो इसको हम लोग एपिडेमिक कहते हैं, ठीक है? और एपिडेमिक के बाद ये अगर पूरे वर्ल्ड में फैल जाए, लगभग पूरे वर्ल्ड के लिए कंसर्न बन जाए, तो उसको हम लोग पैंडेमिक कहते हैं। तो यू उसी एंडेमिक की बात हो रही है कि ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो कोविड-19 है, वो हमेशा के लिए खत्म नहीं होगा, बट एंडेमिक बन के रह जाएगा। जैसे आज के टाइम पे हम लोग देखते हैं ना कि एक टाइम होता है साल के कुछ टाइम में जो लगभग सारी पॉपुलेशन को थोड़ा बहुत जुकाम-खाँसी हो जाता है, तो वैसे ही कोविड भी बन के रह जाएगा, ठीक है? जैसे हम लोग केरला में सुनते हैं जीका का, अफ्रीका में सुनते हैं मलेरिया का, तो वैसे ही ये लोकलाइज़्ड हो जाएगा, ठीक है? तो उसको एंडेमिक कहते हैं। तो ये कहते हैं कि गाइस तमिलनाडु का एग्ज़ाम्पल देते हैं 200-300 से केस आ रहे हैं, ठीक है? ज़्यादातर उसमें से क्लस्टर में है, तो इसलिए अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एंडेमिक की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है? बट ये कहते हैं कि हम लोग को स्टिल जो है वेरी केयरफुल होने की ज़रूरत है, ठीक है? क्योंकि अभी भी 2 ढाई साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी हम लोग जो वायरस का ओरिजिन है उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है? और अभी जो है 3 कोरोना वायरस के वेरिएंट प्लस जो सार्स कोविड-1 है प्लस सार्स कोविड-1 गाइस 2002 का और मर्स 2012 वाला, इन दोनों से भी हम लोग फ़ैमिलियर हैं। जिसमें से सार्स जो है उसके साथ क्या हुआ था वो पूरा तरीके से अब उसको मॉनिटर नहीं किया जाता है, ठीक है? सार्स को जो है अब अभी उसको मॉनिटर नहीं किया जाता है क्योंकि उतना ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन जो मर्स है उसके लिए अभी भी टेस्ट होते हैं। तो हम लोग को देखना होगा कि जो कोविड-19 है ये किस उस पे जाता है। फिर दूसरा जो है मॉडरेटर जो हैं ये पूछते हैं कि ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ द पैंडेमिक कोविड-19 लिंक्ड टू स्पेनिश फ्लू, ठीक है? और जो 100 साल पहले आया था बट दैट फ्लू डिड नॉट टर्न एंडेमिक,
ठीक है? व्हाई डू सम डिसीज बिकम एंडेमिक व्हाइल अदर सीम्स टू वैनिश, ठीक है? तो ये गाइस अगला सवाल जो है वो ये है कि कुछ फ्लू हम लोग को कुछ इन्फेक्शंस हम लोग को देखते हैं कि वो एंडेमिक बन जाता है, बाकी जबकि अदर जो इन्फेक्शंस है या फिर वायरस है वो पूरा तरह से क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। तो इसका क्या रीज़न है, ऐसा ये पूछना चाहते हैं, ठीक है? ये पूछते हैं, ठीक है? तो इसमें गाइस जो तरुण भटनागर है, इनका कहना है कि जो एपिडेमियोलॉजिस्ट ट्राइड का जो कॉन्सेप्ट है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड का जो कॉन्सेप्ट है, उसको इसके लिए हम लोग को समझना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट क्या है गाइस, ये बताता है कि एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट, ये इन तीनों के बीच का जो इंटरेक्शन है ये डिसाइड करता है जो इन्फेक्शन है उसका स्प्रेड होना, ठीक है? तो स्पेनिश फ्लू का जो था गाइस, वो रिप्रोडक्टिव रेट बहुत कम था उसका, ठीक है? जबकि सार्स का हम लोग देखते हैं कि सार्स का रिप्रोडक्टिव रेट 3 से 4 के बीच, 3 और 4 के बीच में है, ठीक है? जो रिप्रोडक्टिव रेट है इसका 3 से लेके 4 के बीच में, जबकि स्पेनिश फ्लू का हम लोग देखते हैं उसका रिप्रोडक्टिव रेट केवल 1 से 2 के बीच में था। फिर ये कहते हैं गाइस जो स्पेनिश फ्लू है उससे 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो अफेक्टेड हो गई थी, जिसकी वजह से हर्ड इम्यूनिटी आ गई थी लोगों के अंदर, ठीक है? और जिसकी वजह से लोअर ससेप्टिबिलिटी देखने को मिली थी, ठीक है? जो फ्लू फ्लू वायरस है गाइस, जैसे स्पेनिश फ्लू हो गया, ये कहते हैं कि कोल्ड इन्वायरमेंट ढूँढते हैं, ठीक है? जिसमें ये ज़्यादा तरह से स्प्रेड करते हैं। इसलिए 19 जो है ये एग्नोस्टिक है ऑफ एनवायरनमेंट के, ये किसी भी एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस नहीं होता, हर एनवायरनमेंट में स्प्रेड होने में कैपेबल है, ठीक है? तो इसका ये वाला फैक्टर भी जो है, इसकी वजह से भी जो कोविड-19 है वो कहने का मतलब है वो स्प्रेड करता रहेगा, अनलाइक स्पेनिश फ्लू। जो फिर गाइस जो दूसरे एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि मूवमेंट ऑफ सोल्जर जो है इन यूरोप में, उनका बहुत बड़ा रोल था जो सार्स का स्प्रेड होने में, ठीक है? लेकिन कोविड-19 के टाइम यानी आज के टाइम हम लोग देखते हैं कि जो ये है मूवमेंट ऑफ पीपल है वो बहुत लार्ज स्केल पे है, ठीक है? लगभग हर तरह के लोग हर जगह, हर कंट्री का डायस्पोरा आपको हर जगह मिलेगा। ये भी एक वजह है कि जो कोविड-19 है, ये इसका एक्सपेंशन ज़्यादा होगा और ये इट विल रिमेन बी अ एंडेमिक, ठीक है? कंप्लीटली डिसअपियर नहीं होगा, ठीक है? फिर अगला जो टॉपिक है, अगला जो इनका क्वेश्चन है वो होता है कि कैन दिस मूव टू एंडेमिसिटी विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ 2 इयर्स बी attributed to a trump of human effort। जो दो इतने कम, ये कहते हैं कि जो 2 साल के अंदर ये एंडेमिक होने के कगार पे है, ये एक तरह से ह्यूमंस का जो एफर्ट है उसके लिए पॉजिटिव साइड है, या उनको एक तरह से अपनी जीत देखना चाहिए इसको, 2 साल में जो एंडेमिक बनने के कगार पे है उसको। तो इसमें जो केके है ये कहते हैं हाँ, ये बहुत ये इस बात से एग्री करते हैं कि ये हाँ, एक तरह से ह्यूमन एफर्ट जो है उसके लिए एक ट्रम्प की तरह है, ठीक है? और ये कहते हैं कि जो टर्निंग पॉइंट है इस पूरे हम लोग के फाइट अगेंस्ट कोविड-19, वो है डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन, ठीक है? प्लस लोगों ने जिस तरह से इसको अडॉप्ट किया, जिस जिस तरीके से जो अवेयरनेस आई लोगों में, वो भी काफ़ी काबिलिए तारीफ़ है, और उसमें जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसका बहुत ज़्यादा योगदान है, ठीक है? और कुछ रिस्ट्रिक्शन हालाँकि बहुत हार्श थे, जैसे लॉकडाउन और ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन के, बट इन सब ने जो है हेल्प किया है, और एट द एंड ऑफ द डे हम लोग क्या देखते हैं कि एक तरह से अगर नहीं कंप्लीटली तो इस पे हम लोग को जो जीत है कोविड-19 पे वो एक तरह से उसके बहुत नज़दीक है हम लोग। और फिर ये कहते हैं कि गाइस जो पैंडेमिक का स्प्रेड है, जो इतनी तेज़ी से स्प्रेड किया है, वो भी एक तरह से ब्लेसिंग का काम किया है। उसने भी क्या किया है कि जो लोगों के अंदर इम्यूनिटी है वो इंड्यूस कर दी है, ठीक है? हर्ड इम्यूनिटी जिसे हम लोग कहते हैं, वो लोगों के अंदर आ गई है, तो वो भी एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है, ठीक है? फिर गाइस दूसरे जो एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि जो क्रेडिट है इस चीज़ का, हम अपनी विक्ट्री का इसको 2 लोग को देना चाहिए। पहला तो खुद वायरस, दूसरा ह्यूमन्स को। तो वायरस को ये कहते हैं कि वही चीज़ रिपीट करते हैं कि जो इतनी तेज़ी से स्प्रेड किया, उसकी वजह से क्या हुआ है कि नेचुरल इम्यूनिटी लोगों में आ गई है, ठीक आ गई थी, ठीक है? जिसकी वजह से जो फाइट करने के फाइट था जो अगेंस्ट वायरस, वो काफ़ी इम्पैक्ट हुआ, ठीक है? दूसरा ये कहते हैं ह्यूमन्स का कि वैक्सीन हम लोग ने आज से पहले कभी भी नहीं देखा था। कम टाइम पे जो है वैक्सीन किसी बीमारी
की डेवलप हो गई हो, तो ये इस टाइम पे देखने को मिला है। साथ ही साथ जो मैनेजमेंट है ये कोरोना का, उसमें काफ़ी हम लोग ने एडवांस किया, काफ़ी अच्छा ऐसी भी सिचुएशंस में मैनेज करना सीखा, ठीक है? जो हम लोग को आगे भी काम आएगा। जो फ्यूचर के जो जब ये कोरोना एंडेमिक अगर हो जाएगा, तो हम क्या देखने को मिलेगा बिटवीन डेथ एंड क्या देखने को मिलेगा हम लोग के लोगों के डेथ के बारे में और के नए केसेस के बारे में, क्या सिचुएशन होगी एंडेमिक होने के बाद, ठीक है? तो इसमें जो तरुण भटनागर है वो कहते हैं कि अगर हम लोग डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में देखें, तो डेथ और हॉस्पिटलाइजेशन है उनके केसेस काफ़ी कम हो गए हैं ऑलरेडी। लेकिन केस भले बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ केसेस भले बढ़ रहे हैं, लेकिन डेथ और हॉस्पिटलाइजेशन वाले जो केसेस हैं, वो काफ़ी लो हो चुके हैं, ठीक है? जो ओमिक्रॉन है, ओमिक्रॉन का सब लिनिएज जो है BA.4 और BA.5, इनिशियली जो है ये देखा गया था साउथ अफ्रीका में, जिसके और उसके बाद जो बाकी जगह स्प्रेड किया। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि इसकी वजह से थोड़ा डेथ है वो उसमें थोड़ा एडवांस मिला है, ठीक है? जैसे रीसेंट रिपोर्ट बताती है साउथ अफ्रीका की, जो नंबर ऑफ डेथ है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है? साथ ही साथ जो पुर्तगाल में हम लोग देखते हैं कि वहाँ का जो वैक्सीनेशन रेट है वो काफ़ी हाई है, लेकिन फिर भी जो नंबर ऑफ केस वहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है? तो ये थोड़ा मिक्स्ड रिपोर्ट है, तो इसलिए ये कहते हैं फ्यूचर की डेथ या फिर फ्यूचर की जो सिनेरियो होंगी वो 3 क्रिटिकल फैक्टर पे डिपेंड करेंगे। पहला ये कि लोगों के जो अंदर जो इम्यूनिटी है, उसको एस्केप करने में वायरस कितना कैपेबल है, ठीक है? जैसे कोई नया वेरिएंट आ गया जिसमें हम लोग को जो पुरानी जो वैक्सीन लगी है, वो उसका इफ़ेक्ट नहीं हुआ, तो उससे फिर डेथ बढ़ जाएगी अचानक से, ठीक है? तो ऐसे ही ये कहते हैं कि जो वायरस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। फिर कहते हैं कि जो दूसरा फैक्टर है वो है हाउ लॉन्ग डज़ इम्यूनिटी परसिस्ट। जो वैक्सीन लगाई है गई है, आपको पता होगा, चाहे वैक्सीन से चाहे नेचुरल इम्यूनिटी, वो भी हमेशा के लिए नहीं होगी। जो एंटीबॉडीज़ होंगी वो हमेशा के लिए नहीं होंगी, ठीक है? वो एक टाइम के बाद वेन करने लगती हैं फ्रॉम द बॉडी। तो ये देखना होगा कि कितने टाइम तक जो इम्यूनिटी है वो रहती है वैक्सीन लगाने के बाद, चाहे नेचुरल इन्फेक्शन के बाद, उस पे भी डिपेंड करेगा। तीसरा फैक्टर गाइज़ ये कहते हैं कि जो वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन है इन पॉपुलेशन, उस पे भी बहुत हद तक डिपेंड करेगा। बहुत नेचुरल है ये, इसमें कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। जब तक वैक्सीन नहीं लगेगी तब तक एंटीबॉडी नहीं आएगी। तो उसकी वजह से जो स्प्रेड है वो भी, उसमें भी इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है? फिर जो दूसरे एक्सपर्ट है वो कहते हैं कि जो हमें अभी भी जो है कुछ केसेस में कुछ एरियाज में केयरफुल होना पड़ेगा, खासकर से जो कोमॉर्बिड पीपल हैं और जिनकी इम्यूनिटी कम हो गई है, और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पीपल जिसे कहते हैं, ठीक है? बीमारी की वजह से उनके लिए हम लोग को अभी भी केयरफुल रहने की ज़रूरत है, ठीक है? और पब्लिक हेल्थ प्रोटोकॉल्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हैंड वॉश ये सब हो गया, मास्क वगैरह हो गया, ठीक है? साथ ही साथ जो हम लोग को लोगों को रीच करना पड़ेगा और उनको अर्ज करना पड़ेगा कि जो वैक्सीन है उसके दोनों शॉट लें प्लस बूस्टर डोज़ लें, ठीक है? प्लस मॉनिटर एंड सर्विलेंस, ये भी ये भी अच्छे से करते रहने की ज़रूरत है। फिर जो अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द पब्लिक हेल्थ मेजर्स दैट गवर्नमेंट विल हैव टू रोल आउट इन एंडेमिक सिनेरियो वर्सेस पैंडेमिक। जो पैंडेमिक में गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स है, एंडेमिक में क्या चेंज होना चाहिए और कैसे वो करना चाहिए, वो उसके रिलेटेड सवाल ये पूछते हैं। तो गाइज़ इसमें जो केके है वो कहते हैं डिकेड अगो पहले देखते थे कि हम जो इन्फेक्शन डिसीज़ है हॉस्पिटल्स में उसके लिए अलग से वार्ड हुआ करता था, ठीक है? जैसे कि स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, एक्यूट डायरिया, टीबी, ये सब है जो जो इन्फेक्शन डिसीज़ है, इससे जो इन्फेक्टेड लोग होते थे इनको उस वार्ड में रखा जाता था ताकि ये बाकी लोग को स्प्रेड ना करे। लेकिन ओवर टाइम क्या हुआ, हम लोग ने जो डिसीज़ेज़ कहते हैं इन डिसीज़ेज़ के खिलाफ जो फाइट थी हम लोग की, उसमें थोड़ा पॉजिटिव रिज़ल्ट मिला, तो ये डिसीज़ेज़ से क्या जो बीमारी है बहुत कम हो गई, जिसकी वजह से हम लोग ने या तो पूरी तरह से बंद कर दिया है या तो बहुत ज़्यादा उनकी कैपेसिटी कम कर दी है। जिसकी वजह से क्या हुआ है कि जो कोविड-19 अचानक से आया, तो हम लोग जो इसके अगेंस्ट फाइट करने में उतने सक्षम नहीं थे। उस समय सिस्टम की उतनी सिटी नहीं थी, ठीक है? तो ये कहते हैं कि ऐसी एक्सक्लूसिवली फैसिलिटी रिक्वायर्ड है, फैसिलिटी होनी चाहिए हॉस्पिटल्स में, ठीक है? ताकि जो अचानक से सडन केस है वो उससे डील किया जा सके, प्लस जो एंडेमिक का टाइम होगा उसमें जो इन्फेक्शन आएँगे, वो इन्फेक्टेड पीपल आएँगे उनको उसमें रखा जाएगा,
ठीक है? फिर तरुण भटनागर जो है वो कहते हैं कि वायरस हम कहीं नहीं जाने वाला, वायरस जो है डिसअपियर नहीं होने वाला, जो वेरियस लेवल पे हमेशा सर्कुलेट करेगा, ठीक है? तो बेटर होगा कि रियलिस्टिक लेवल सेट करें, रियलिस्टिक टारगेट सेट करें, ठीक है? अबाउट एक्सपेक्टेड डेथ एंड हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है? फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने की ज़रूरत है, वही जो एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज़ की बात है वो बोलते हैं, ठीक है? फिर अल्टीमेटली ये कहते हैं कि जो डेथ है उसको प्रिवेंट करना इम्पोर्टेंट है। फिर ये कहते हैं कि सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट, सेट ट्रांसमिशन टारगेट, ठीक है? मोर ट्रांसमिशन से क्या होगा, ज़्यादातर चांसेस है जो म्यूटेशन कर रहा है वायरस जो है म्यूटेशन कर जाए और वेरिएंट क्रिएट हो, इसलिए हम लोग को ट्रांसमिशन भी कम करना पड़ेगा, ठीक है? जिसका वो उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हो, ठीक है? कैंप बेस्ड फैसिलिटीज़ इनफ नहीं है, ऐसी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हो जो जिससे लोग एक्सेसिबल कर सके, जिससे असेस कर सके रोग। प्लस जीनोमिक सर्विलेंस इंपॉर्टेंट है, जीनोमिक सर्विलेंस करते रहना चाहिए ताकि जो जैसे ही नया वेरिएंट क्रिएट हो उसके बारे में पता लगा जा सके और उसके खिलाफ जो फाइट है उसको बढ़ाया जा सके, ठीक है? फिर पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन हैव टू बी इन प्लेस, तो जो पब्लिक हेल्थ के इंटरवेंशन है वो कंटिन्यू रहना चाहिए, ठीक है? 2 चीज़ जो है वो क्रिटिकल है। पहला एयरबॉर्न ट्रांसमिशन, कैसे रोका जा सकता है इसको? पहले तो वही हैंड वॉश, मास्क वगैरह इन सब से काफ़ी हेल्प मिलेगी। दूसरा सफिशिएंट एयर वेंटिलेशन, जो घर बिल्डिंग्स हैं उसमें सफिशिएंट एयर वेंटिलेशन होना चाहिए, ठीक है? तो इसमें रोल है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का। जो हम लोग का अब तक का रिस्पॉन्स रहा है या क्या इसमें कुछ मिस्ड अपॉर्च्युनिटी देखने को मिली है? क्योंकि हालाँकि हम लोग ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर में उसमें काफ़ी अपनी बढ़ोतरी की है इसके बारे में, लेकिन क्या कभी भी कुछ एरिया है जो मिस्ड रह चुके थे पहले से। तो इसमें गाइस जो केके हैं वो कहते हैं कि हम लोग सबसे पहले तो सेग्रेगेशन में अपनी जो अपॉर्चुनिटी है वो मिस कर चुके हैं, ठीक है? अगर तो वो अपॉर्चुनिटी काफ़ी मिस कर चुके हैं। जैसे न्यूज़ आई थी कि प्रेग्नेंट वुमेन्स जो हैं, एक प्रेग्नेंट वुमन है वो हॉस्पिटल में गई अपने टेस्ट के लिए तो उसको कोरोना हो गया। तो ऐसी न्यूज़ आई थी, तो इसका मतलब ये है कि जो सेग्रेगेशन वाली अपॉर्चुनिटी है जिससे काफ़ी हद तक नंबर ऑफ केसेस या फिर डेथ कम किए जा सकते थे, वो काफ़ी हद तक मिस कर चुके हैं, ठीक है? प्लस ये भी इंजीनियरिंग बिल्डिंग की बात करते हैं, एयर फ्लो और गुड वेंटिलेशन, इस पे जो है अब तक को हम लोग अगर प्रमोट करें हॉस्पिटल्स और पब्लिक इंस्टीट्यूशन में, तो वो भी काफ़ी एक बहुत बड़ी हेल्प होगी। फिर साथ ही साथ जो डिसिप्लिन ऑफ कोविड जो है जैसे कि फेस मास्क वगैरह हो गया, इस पे भी लोगों को दोबारा लाने की ज़रूरत है, ठीक है? ये कहते हैं कि नेशनल मेडिकल काउंसिल है, इसको और जो वो है कोर्सेज़ है वो प्रोवाइड करने चाहिए इन्फेक्शन डिसीज़ के अगेंस्ट, इन्फेक्शन डिसीज़ में, ताकि उनसे हम लोग तैयार हो फाइट करने में, ठीक है? जो तरुण भटनागर है वो कहते हैं कि कोविड के टाइम पे एक जो ये पॉज़िटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है वो ये कि जो हम लोग डाटा की यूज़ की बात करें तो हम लोग ने देखा है कि अलग-अलग जो एक्सपर्ट्स हैं जैसे कि क्लिनिशियंस हो गए, मैथमेटिशियंस हो गए, एपिडेमियोलॉजिस्ट हो गए, लेबोरेटरी प्रोफेशनल्स हो गए, पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिशनर है, तो इन सबको एक साथ आते हुए देखा है। तो इस तरह का जो कोलैबोरेशन है गाइज़, ये काफ़ी हेल्प करता है, काफ़ी हेल्प करता है लोगों को, और ये इस तरह का जो कोलैबोरेशन है ये फाइट काफ़ी ईज़ी कर देता है, और इस तरह से कोलैबोरेशन के से काफ़ी बेनिफिट मिलता है, ठीक है? अगेंस्ट एनी डिसीज़ या फिर एनी फाइट अगेंस्ट डिसीज़, ठीक है? ठीक है? फिर गाइज़ ये भी रिपीट करते हैं रोल ऑफ जेनोमिक सर्विलेंस जो है उसकी इम्पोर्टेंस का, ठीक है? दूसरा गाइस जो हम लोग का एडिटोरियल है उसका टाइटल है बुलडोजर इनजस्ट टू टीच अ लेसन। तो गाइस ये जो एडिटोरियल है ये रिलेटेड है जो प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है अगेंस्ट प्रॉफेट मोहम्मद के रिमार्क में, उसमें, और जो यूपी गवर्नमेंट का हमेशा से रिस्पॉन्स रहा है अगेंस्ट प्रोटेस्ट, चाहे वो इस केस में हो चाहे किसी और केस में, उस पे लिखा हुआ है ये एडिटोरियल। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइज़ ये कहते हैं कि आज के टाइम में जो क्या हुआ है कि लॉ का जो इंटरप्रिटेशन है वो चेंज हो गया है, ठीक है? कुछ स्टेट में। ये कहते हैं कि जो टेम्पर्स का प्रोवोकेशन है वो नज़रअंदाज किया जाता है, और जो टेम्प्टेड है उनको गिल्टी बता दिया जाता है। टेम्पर वो होता है जो उकसाता है, ठीक है? और टेम्प्टेड वो होता है जो
मतलब एक्शन लेता है टेम्पर के उकसाने के बाद। तो गाइज ये एग्जांपल देते हैं शेक्सपियर के, एक शेक्सपियर का जो प्ले है मीजर्स फॉर मीजर, ये उसका एग्जांपल देते हैं। उसमें एंजेलो जो है, वो एंजेलो के थ्रू शेक्सपियर पियर पूछते हैं, मतलब कहने का मतलब एंजेलो जो है वो पूछता है इसमें, वो कहता है कि आस्क अ पर्टिनेंट क्वेश्चन दैट रेजोनेट इवन टुडे। ऐसा क्वेश्चन पूछो जो रिलेवेंट हो, ठीक है। द टेम्पटर और टेम्पटेड हु सिंस मोर, वो जिसने गुस्सा दिलाया या जिसने उकसाया वो, या फिर जिसने गुस्सा हुआ वो ज्यादा पापी है, ठीक है। लॉ ऑफ सेडिशन को लेके जो सुप्रीम कोर्ट में एक केस था, उसने सुप्रीम कोर्ट में कहा था वन इंसाइटिंग वायलेंस गिल्टी, जो वायलेंस को इंसाइट करता है वो गिल्टी है। तो इसका मतलब ये है कि जो टेम्पटेड है वो ज्यादा पापी है, वो ज्यादा गलत है। हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, कोई भी ऐसा एक्ट जो पावर में है, वो उन लोगों को नहीं पसंद आ रहा है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि सेडिशन का चार्ज लगा दे रहे हैं उस एक्ट को करने वाले पे, ठीक है। मतलब ये मैटर ही नहीं करता कि कौन टेम्पटर है कौन टेम्पटेड है, ठीक है। तो बुलडोजर इसमें ये लिखते गए कि जो लॉ है वो बहुत और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब आप जो टेम्पटर है वो एक इन्फ्लुएंशियल स्पोक पर्सन हो, ठीक है। जो नुपुर शर्मा की बात हो रही है यहाँ पर, वो बीजेपी की नेशनल स्पोक्स पर्सन थी। तो इसलिए गाइज और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इसमें, जो टेम्पटर है उनको उनके अगेंस्ट कोई एक्शन होना, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि नए लॉ जो है उसके अंडर क्या हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो टेम्पटर है उसको पूरा ओवरलुक कर दिया जा रहा है, उसको इग्नोर कर दिया जा रहा है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा। लेकिन जो टेम्पटेड है उसको गिल्टी करार दिया जा रहा है बिना किसी इंक्वायरी के, या बिना उसको सुने हुए, ठीक है। फिर ये कहते हैं कि जो पनिशमेंट दिया जाता है इस गिल्टी का, उसमें जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर तीनों एक ही है, ठीक है। साथ ही साथ ये कहते हैं कि जो पनिशमेंट दिया जा रहा है वो भी डबल इंजन पनिशमेंट है। कैसे? पहले अरेस्ट किया जाता है, फिर जो है बुलडोजर से उनका घर गिरा दिया जाता है। तो इसको ये कहते हैं कि ये बुलडोजर जस्टिस का नाम देते हैं इसको, ठीक है। लेकिन ऑथर बाद में कहते हैं कि इस चीज को बुलडोजर इनजस्टिस कहना ज्यादा बेटर होगा देन बुलडोजर जस्टिस के। फिर ये कहते हैं गाइज, अगर हम लोग आईपीसी की बात करें तो इसमें काफी इनफ प्रोविजन है जिसके अकॉर्डिंगली किया जा सकता है कि जो वायलेंस को इंसाइट करता है उसको खिलाफ एक्शन लिया जा सके। बट क्या हो अगर बड़ा वायलेंस को भड़काने वाला एक इन्फ्लुएंशियल हो, ठीक है, तब क्या होता है कि ये तो पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाता है। जैसे गोली मारो वाला स्लोगन था, उसमें कोई एक्शन नहीं हुआ, ठीक है। सेंसलेस लिंचिंग जितनी हुई, वो नहीं, उसका वो हुआ कि किसने वो उकसाया था। जो अक्यूज्ड है उसके लिए कई केस में ऐसा देखने को मिला है, उसको कि उसके लिए फूलों की माला बिछा दी जाती है, ठीक है। मतलब जीनोसाइड का बात करने वाला एक छोटा सा वो हो चुका है, मामूली चीज हो चुकी है, ठीक है। तो इसके कोई सरप्राइज नहीं है कि जो प्रॉफिट का रिमार्क है, ठीक है, वो कोई खास उस पे नहीं होगा। गाइस, जब ऐसा सिचुएशन देखते हैं तो जाहिर सी बात है जो प्रोटेस्ट है वो तो होगा ही, ठीक है। लेकिन हम लोग को क्या देखने को मिला है कि जो छोटे छोटे ऑफेंस में हैं, क्या बोलते हैं, छोटे छोटे ऑफेंस में उसमें पकड़ के एक कम्युनिटी को, पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को सिडिशन चार्ज उसमें लगा दिया जाता है। तो ये कहते हैं, ये ऐसे सरकेस्टिकली बोलते हैं कि जो लेस फॉर्चुनेट होते हैं उन पे ऊपर का चार्ज लगता है, और बहुत ही जो ज़्यादा हाई अनफॉर्चुनेट होते हैं उन पे एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट या फिर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगता है, ठीक है। फिर ये कहते हैं कि वायलेंस गाइस किसी भी उसमें नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ठीक है। बट क्या सिर्फ इसके लिए क्या इतना बड़ा एक्शन जस्टिफाइड है, ठीक है। ये लिखते हैं कि बट लाइट रैप ऑफ नकल टू द टेम्पटर डज नॉट वारंट द यूज ऑफ नकल डस्टर बाय द टेम्पटर। तो ये कहते हैं कि सिर्फ छोटी सी चीज में इतना बड़ा जो एक्शन है, ये जो घर गिरा देने वाला है, उसको अरेस्ट कर दिया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, वो जस्टिफाई नहीं है। तो ये कहते हैं कि भले ही जो है वायलेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका ऐसा रिस्पॉन्स जो ऐसा रिएक्शन है वो भी नहीं होना चाहिए। हम लोग काफी सुनते आ रहे हैं इस लोग सेइंग को काफी टाइम से कि वायलेंस बिगेट वायलेंस। तो ये भी ये कहते हैं ये गलत है, ठीक है। तो कहते हैं कि जो स्टेट है वो सारी मशीनरी यूज कर ले रही है, खासकर से बुलडोजर का, जो डिमोलिश करने के लिए इनका घर। और यही हम लोग को देखने को मिला था जो
1984 के बाद जो इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था 1984 में, तो उसके बाद भी जो एज़ अ रिवेंज या फिर एज़ अ रिटेलिएशन कह लीजिए कि जो एक कम्युनिटी थी उसके अगेंस्ट काफ़ी एक्शन लिया गया था, ठीक है? गवर्नमेंट मशीनरी का यूज़ करके। तो उस समय भी गवर्नमेंट मशीनरी का यूज़ किया गया था और उस समय इसको जेनोसाइड किया गया कहा जा गया था, लेकिन इस समय इसको टीचिंग लेसन कहा जा रहा है कि हम लोग लेसन टीच कर रहे हैं, ठीक है? तो ये कहते हैं कि काफ़ी गलत वो है। कुछ एक्टिविस्ट ऐसे हैं जिनका घर होता है, कुछ के पास नहीं होता है। जो मोहम्मद जावेद थे वो काफ़ी अनफॉर्चुनेट थे कि उनके वाइफ़ के पास घर था, ठीक है? उनके वाइफ़ के नाम से घर था, तो पहले उनको जेल भेजा गया, फिर उनकी प्रॉपर्टी डिमोलिश की गई, ठीक है? थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेंस, ठीक है? तो ये कहते हैं कि जो जजमेंट है, 2 केस में अगर जजमेंट की बात करें, पहला यूपी आवास एवं विकास परिषद वर्सेस फ्रेंड कॉर्पोरेशन हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड 1966। इस केस की बात करते हैं, इसमें कहा गया है कि राइट टू शेल्टर जो है वो फंडामेंटल राइट है अंडर अंडर 19 क्लॉज़ 1 सब क्लॉज़ ई, ठीक है? और अंडर आर्टिकल 21, इन 2 आर्टिकल के अंदर जो राइट टू शेल्टर है इसको फंडामेंटल राइट बताया गया। फिर दूसरा केस जो बताते हैं ये चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें भी ये रिपीट किया गया था कि राइट टू शेल्टर जो है, राइट टू लिव लाइफ के अंदर फंडामेंटल राइट है ये भी। तो ये दोनों ही एक्शन जो सॉरी तो ये जो एक्शन है गवर्नमेंट का कि बिल्डिंग डिमोलिश करने का, तो ये दोनों ही इस केस के अगेंस्ट है, ठीक है? साथ ही साथ जो फंडामेंटल राइट है उसके भी खिलाफ है, ठीक है? और उन वो प्रोटेस्टर जिनके रिलेटिव जो है उनका हाउस नहीं है, जो उनके रिलेटिव के पास हाउस नहीं होता है, उन प्रोटेस्टर्स के साथ क्या कर हो रहा है जैसा हम लोग को सहारनपुर में देखने को मिला कि उनको टॉर्चर किया जाता है, ठीक है? जेल में बहुत ब्रूटली, जैसे जो है सहारनपुर के जेल की एक वीडियो लीक हुई थी, आपने देखा होगा, ठीक है? तो उसके उसके बारे में ये लिखते हैं कि जिनके पास घर नहीं है उनको टॉर्चर किया जाता है और जिनके पास घर है उनको उनका घर गिरा दिया जाता है, ठीक है? इसका जस्टिफिकेशन दिया जाता है कि ये जो इल्लीगल एन्क्रोचमेंट है इसको हटाया जा रहा है, प्लस नोटिस दे के तोड़ा जाता है, ठीक है? प्लस मिस्टर जावेद के केस में कहा गया है कि इनको जो है अपॉर्च्युनिटी दी गई थी, लेकिन उनने अवेल नहीं की वो अपॉर्च्युनिटी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन इसमें इल्लीगैलिटी क्या है गाइस, जो राइटर है वो लिखते हैं कि सबसे पहले तो अगर ये इल्लीगल प्रॉपर्टी है, तो जो कंस्ट्रक्शन के टाइम काफ़ी टैक्स और काफ़ी फ़ीस देने पड़ते हैं। तो उस समय क्या स्टेट गवर्नमेंट ने इसको नहीं खंगाला होगा कि ये लीगल है या फिर लीगल है? तो अगर इस स्टेट गवर्नमेंट ने उस समय टैक्स लिया होगा, तो एक तरह से स्टेट गवर्नमेंट भी कॉम्प्लिसिट हो गई इस क्राइम के अंदर अगेंस्ट इल्लीगल कंस्ट्रक्शन में, ठीक है? दूसरा गाइस कि जो वेल सेटल्ड प्रिंसिपल है कि जो स्टेट का एक्शन है वो जस्ट होना चाहिए, फेयर और रीज़नेबल होना चाहिए, ठीक है? फिर भी जो बिना किसी अर्जेंसी के क्या देखने को मिला है, जो अपॉर्च्युनिटी है मिस्टर जावेद को नहीं दी गई उनको सुनने के लिए, ठीक है? तो ये जो कहना है कि इनको अपॉर्च्युनिटी दी गई थी, इनने अवेल नहीं किया, तो हो सकता है वो बीमार हों या कहीं बाहर गए हों कि दोबारा उनको अपॉर्च्युनिटी क्यों नहीं दी गई? राइटर पूछता है, ठीक है? तीसरा ये कहते हैं कि जो डिमोलिशन है हुआ है वो संडे को हुआ है और इवन जो बहुत सीरियस केस एनएसए का केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में भी जो संडे है उसमें डील नहीं किया जाता है, उसमें नहीं सुनवाई नहीं होगी, उसमें जो कार्रवाई है वो नहीं होगी। तो उसके बाद भी ये जो है संडे को डिमोलिशन हुआ है। तो क्या गवर्नमेंट हॉलिडेज़ का बेनिफिट जो है वो नहीं मिलना चाहिए उसको मिस्टर जावेद को? ये ऐसा पूछते हैं, ठीक है? फिर ये कहते हैं कि डिमोलिशन ऑर्डर जो है वो पास किया गया था सैटरडे नाइट को और डिमोलिशन हुआ है संडे नाइट सॉरी। तो ये पूछते हैं कि क्या इतना टाइम जो है ये दिन सिर्फ़ 1 रात का टाइम जो है कुछ घंटों का टाइम ये देना और ये फ़ेयर है जस्ट और फ़ेयर है, ठीक है? साथ ही साथ इनको कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं दी गई थी कि इनका ये जो है चैलेंज कर सके गवर्नमेंट के इस ऑर्डर का, तो ये भी पूछते हैं कि क्या ये जस्ट एंड फ़ेयर है, ठीक है? फिर पाँचवाँ ये बोलते हैं कि गाइस जो टीनू वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली है, इसमें क्या हुआ था यूपी गवर्नमेंट 2 पर्सन को दिल्ली से उठा लाई थी, ठीक है? जुडिशियल कस्टडी में उन लोग को ले लिया था, मैनेज्ड टू सेंड देम इन जुडिशियल कस्टडी। जो एडिशनल एडवोकेट जनरल ऑफ यूपी हैं, तो इनने ये बाद में माना भी कि जो पुलिस ऑफिसर है इनने गलत किया और साथ ही साथ फॉल्स स्टेटमेंट दिया है कोर्ट में, ठीक है? तो ये कहते हैं कि गाइस जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो हम लोग को वेल नोन है यूपी पुलिस का, ठीक है? इवन इन दिस केस डॉक्यूमेंट जो है हो सकता है जो डॉक्यूमेंट हो वो मैन्युफैक्चर्ड हो, जितने डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट पेश करे या पेश किए हुए हैं
वो फेक हो। तो इस बेसिस पे ये कहते हैं ये जो डेमोलिशन है ये एक वेंडेटा है, लीगल एंड फैक्चुअल मैलिफाइड है, ठीक है? ये एक तरह से टारगेट करके किया जा रहा है, ठीक है? तो गाइज़ इसका जो सॉल्यूशन ये बताते हैं, ये कहते हैं कि सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, ठीक है? सबसे पहले ये कहते हैं कि जो मिस्टर जावेद है उनको कंपनसेट करना चाहिए, ताकि वो अपना जो हाउस दोबारा बना सके। फिर ये कहते हैं कि जो मेंटल हैरेसमेंट हुआ है उनका, उसके लिए भी उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए, ठीक है? तीसरा ये कहते हैं जो ऑफ़िशियल्स हैं उनको अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना चाहिए, और उनको ये कहते हैं टीच देम लेसन्स, ठीक है? उनको लेसन्स सिखाना चाहिए और उनके खिलाफ एक्शंस होना चाहिए, ठीक है? फिर चौथा ये कहता है यूपी स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है उसको कंप्लीटली डिसबैंड कर देना चाहिए, क्योंकि उसने अभी तक कुछ इस बारे में नहीं कहा है, उसको कोई भी इसमें गलत होता हुआ नहीं दिख रहा है इस केस में, ठीक है? तो कॉन्क्लूज़न ये बताते हैं इस पूरे केस का, ये है कि जो टेम्प्टर है उसको उसने अपना पर्पस जो है वो अचीव कर लिया, और जो टेम्प्टेड है उनके हाथ में कुछ नहीं रहा, दे फील सॉरी फॉर देमसेल्फ एंड से गुड बाय टू रूल ऑफ। चौथा जो आर्टिकल है गाइज इसमें हम लोग वो देखेंगे, उसका जो टाइटल है वो है, तीसरा जो आर्टिकल है गाइज वो हम लोग देखेंगे, उसका टाइटल है वेटिंग फॉर जॉब्स। तो ये जो इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट का जो इशू है उसके बारे में ये आर्टिकल लिखा है, ठीक है? साथ ही साथ जो गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया है कि ये जो 18 लाख नए जॉब्स क्रिएट करेगी, नॉट नए जॉब्स, 18 लाख लोगों को जॉब देगी, तो उसके बारे में ये आर्टिकल लिखा गया है, ठीक है? तो ये कहते हैं कि इंडिया के पास सिग्निफिकेंट एडवांटेज है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है सिग्निफिकेंट, ठीक है? तो अभी भी जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है उनका नंबर ज़्यादा है नॉन वर्किंग एज से। सबसे ये इंडिया के लिए बहुत इम्पेरेटिव है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट है, जो यूथ है उसके लिए प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट जो है वो फाइंड आउट करे, ठीक है? फिर भी हम लोग जो लास्ट के कुछ साल में क्या देखने को मिला है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है देश में वो मेजर कंसर्न बन गया है, ठीक है? और जो 2018 का जो पीएलएफएस सर्वे था, आपको पता होगा, जो गवर्नमेंट ने वो कर दिया था रिजेक्ट, जो इसलिए जो इसका जो लीक्ड वर्जन है उससे हम लोग को पता चलता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो थोड़ा राइज किया है, 6.07% हुआ था, जो 4 डिकेड में सबसे हाईएस्ट था, ठीक है? लेकिन रिसेंट के जो पीएलएफएस है उस पे विश्वास करें तो ये इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है? 2020-21 का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंगली अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 4.8% का है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो भी बढ़ रहा है, 41.6% हो चुका है 2020-21 में, ठीक है? 2019-20 में ये था 40.1%, तो थोड़ा-सा इंक्रीज़ हुआ है इसमें भी, ठीक है? और अगर करंट वीकली स्टेटस की बात करें, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इंटरनेशनल, उस इंडेक्स की बात करें तो 7.4% है करंट वीकली स्टेटस, 7.5% सॉरी, फॉर ऑल पर्सन, ठीक है? 2020 और 21 में। तो हालाँकि ये उतना तो नहीं है जितना लीक्ड वर्ज़न से पता चलता है, लेकिन ये अभी भी काफ़ी वरिंग केस है, ठीक है? बट पीएलएफएस डाटा जो है, लेकिन इसके बाद भी जो है वो खुश होने की कोई बहुत बहुत बड़ा रीज़न नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हम लोग क्या देखने को मिला है, जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो बढ़ रहा हो, लेकिन क्या देखने को मिला है कि जो जॉब का ट्रांसफ़र हुआ है फ्रॉम हाई प्रोडक्टिविटी टू लो प्रोडक्टिविटी जॉब में, ठीक है? जो लो प्रोडक्टिविटी जॉब है और जो अनपेड जॉब है, उसमें क्या हुआ है, उसमें बढ़ोतरी हुई है, और जो हाई प्रोडक्टिविटी जॉब है उसमें डिक्लाइन हुआ है, ठीक है? तो भले ही जो अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ है, लेकिन जो ज़्यादातर जॉब कर रहे हैं लोग वो लो प्रोडक्टिविटी और अनपेड जॉब कर रहे हैं, ठीक है? इंडस्ट्रियल जॉब में काफ़ी डिक्रीज़ देखने को मिला है, और जो एग्री और फार्म रिलेटेड जॉब है इनमें एक्सेलरेशन देखने को मिला है, ठीक है? इंक्रीज़ देखने को मिला है, और जो लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन में ये इंक्रीज़ और बढ़ गया था, ठीक है? तब से लॉकडाउन में जब बढ़ा है उसके बाद से इसमें रिवर्सल देखने को नहीं आया है। तो सबसे पहले गाइस जो अनएम्प्लॉयमेंट अमंग एजुकेटेड है, वो देखने को मिला है, जो अबव सेकेंडरी जिनको सेकेंडरी एजुकेशन है उनके, अबव सेकेंडरी एजुकेशन है जिनके पास, उनमें 9.1% है अनएम्प्लॉयमेंट। अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो गाइस वो लोग जिनके पास अबव सेकेंडरी एजुकेशन है उनमें 9.1% है, और ऐसे यूथ जो 15 से लेकर 29 साल के हैं उनकी बात करें तो 12.9% है, ठीक है? और केवल मार्जिनली डिक्रीज़ किया है, ठीक है? और गाइस वेज रेट की बात करें तो उन लोग में जो सैलराइज़ जॉब है या फिर जिनकी
सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जॉब है, दोनों ही केस में जो वेज रेट है वो कम रहा है, ठीक है, कंपेयर टू प्री पेंडेमिक लेवल। जो लॉकडाउन के कुछ बाद हम लोग देखते हैं कि लॉकडाउन के बाद कुछ दिनों में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था, लेकिन बहुत मार्जिनल इंक्रीज था। तो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट को जो है अनएम्प्लॉयमेंट को सीरियसली लेना चाहिए, साथ ही साथ जो क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उस पे भी उसको भी सीरियसली लेना चाहिए, वो भी एक कंसर्न का मुद्दा होना चाहिए। तो रिसेंट जो अनाउंसमेंट है गाइज, 10 लाख, सॉरी 18 नहीं, पहले भी मैंने गलत बोल दिया, जो 10 लाख पर्सन है उनको नेक्स्ट 18 मंथ में राइट डायरेक्शन में वो जो नेक्स्ट 18 मंथ में 10 लाख पर्सन को रिक्रूट किया जाएगा। ये राइट स्टेप है इन राइट डायरेक्शन, ठीक है। लेटेस्ट डाटा से हम लोग को पता चलता है जो 8.86 लाख जो है वैकेंट जॉब्स है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, मार्च 2020 तक 8 वैकेंट जॉब्स थी। तो ये जो अनाउंसमेंट है ये नए जॉब्स क्रिएट करने की बात नहीं कर रहा है, जो वैकेंसीज है उन्हीं को भरने की बात कर रहा है, बट स्टिल जो है ये बूस्ट देगा एक तरह से इकोनॉमी में, और जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो एस्टिमेट्स है, जो डाटा है उसको हेल्प करेगा, ठीक है, उसमें हेल्प करेगा, और जो इकोनॉमी है उसमें हेल्प करेगा, जो काफ़ी डिस्ट्रेस में चली गई बिकॉज ऑफ कौन, जिसको ये बताते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ है बीजेपी के मिसमैनेजमेंट का, और साथ ही साथ पैंडेमिक का, ठीक है। फिर ये गाइज अपना जो एडिटोरियल है इस पॉइंट पे खत्म करते हैं कि, ठीक है, कंट्रीज कैन नॉट अफोर्ड टू स्क्वांडर मोर इयर्स इन इट्स रेस टू रीप बेनिफिट्स ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है। ये कहते हैं कि जो इंडिया है अब और वेट नहीं कर सकता इसके जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको यूटिलाइज करने में, ठीक है। फिर गाइज अगला जो हम लोग का जो अगला जो हम लोग का टॉपिक है वो है रेस ऑफ रिलेवेंस। ये जो यूएस में हम लोग ने अभी देखा है फेड रेट हाइट हुआ है, तो सॉरी फेडरल रेट बढ़ाया गया, जैसे इंडिया में रेपो रेट होता है ना, वैसे ही वहाँ का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रेट होता है जिसपे वो लोन देती है उसको फेड रेट कहते हैं। उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी की गई है, तो उसके उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। ये आर्टिकल गाइज उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें खाली एक चीज़ समझना इम्पोर्टेंट है कि ये जो फेड रेट की बढ़ोतरी है इससे इंडिया को क्या इम्पैक्ट करेगा। तो गाइज इसके लिए आप ऐसा समझ लीजिए कि जो जब वो वहाँ पर फेडरल रिजर्व बढ़ाती है गवर्नमेंट, तो क्या होता है कि जो लोग जो है लोन उसका रिजल्ट पड़ता है, जो बैंक लोन देती है लोगों को उस पर वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो लोग जो हैं वो लोन लेना कम प्रेफर करते हैं और अपना पैसा जो है बैंक में रखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इसलिए इसकी वजह से क्या होगा कि जो भी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में, वो क्या करेंगे, अपना पैसा निकाल के मतलब जो वो बैंक में रखना प्रेफर करेंगे यूएसए में। तो इसकी वजह से क्या होगा कि एफपीआई इंडिया से जाने लगेगा, तो ये देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर भी एक बार जल्दी से ये वाला एडिटोरियल हम लोग देख लेते हैं। तो फेड ने अभी स्टीपेस्ट इंक्रीज किया है वेडनेसडे को, जो मीटिंग हुई थी एफओएमसी, ठीक है। ये कमेटी है जो डिसाइड करती है, जैसे इंडिया में एमपीसी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है। और 6 वीक पहले भी इससे सिर्फ 6 वीक पहले ही उसने 50 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज किया है, और इस बार 75 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज किया है। ऐसा इंडिकेशन दिया है कि फ्यूचर में हो सकता है हम लोग और इंक्रीज करें। तो ये इंक्रीज है गाइज कि इस वजह से, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है यूएस का, सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन जो है यूएस का, वो 8.6% है मई में, ठीक है। और ये 4 डिकेड में सबसे हाई इन्फ्लेशन है, ठीक है। तो गाइज ये इनका कहना है कि जो ये कमेटी है इसका कहना है कि हम लोग और बढ़ाते रहेंगे जब तक जो इन्फ्लेशन है वो 2% के टारगेट के अंदर ना आ जाए, ठीक है, यानी 2% का टारगेट ना रीच कर ले तब तक बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से जो ये कहा जा रहा है कि इससे जो एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि हो सकता है कि यूएस की जो इकोनॉमी है वो रिसेशन में चली जाए, ठीक है। जो फाइनेंशियल टाइम और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का एक पोल था, उसमें 70% ऑफ एकेडमिक इकोनॉमिस्ट जो थे उनका मानना था कि इससे यही होगा, जो यूएस की इकोनॉमी है वो उसका खतरा है रिसेशन में जाने का। तो सेंट्रल पहले जो 2022 का था उसका बताया जा रहा था 2.8% से ग्रो करेगी यूएस इकोनॉमी, लेकिन अब जो बताया जा रहा है 2.2% से, ठीक है। दूसरा ये सॉरी 2022 में 2.8% से और 2023 में 2.2% से, लेकिन अब जो है वो बताया जा रहा है कि 1.7% से दोनों साल ग्रो करेगी ये। तो जो रेट बढ़ाए हैं पहले भी उसका कुछ तो इम्पैक्ट पड़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी ये तैयार है और रेट बढ़ाने में, ठीक है। और इंडिया पे अगर इम्पैक्ट की बात करें तो सबसे पहले मैंने बताया आपको कि जो वो है एफपीआई है वो कम हो जाएगा। दूसरा हम लोग को क्या देखने को मिलेगा कि जो डॉलर है उसका रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। जो रुपये के अगेंस्ट डॉलर का रेट है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इम्पोर्ट
जो कॉस्ट है वो बढ़ेगा इंडिया का, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन इंडिया में भी देखने को मिलेगा। डॉलर का रेट कैसे बढ़ेगा गाइस? इंडिया से जब वो लोग पैसा निकाल के ले जाएंगे एफपीआई वाले, तो जाहिर सी बात है डॉलर ही में ले जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि इंडिया के पास डॉलर कम हो जाएगा, डॉलर कम हो जाएगा और डिमांड वही रहेगी, तो मतलब सप्लाई कम, मतलब जो रेट है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, फिर गैस जो पांचवा हम लोग का एडिटोरियल है, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हम लोग देख लेते हैं। जो ASPAC है, एशिया पैसिफिक काउंसिल, उसने अपने आप को कहा है कि उसने कहा है कि हम लोग नॉन मिलिट्री अलायंस है। ठीक है, इस चीज़ को क्लियर किया है कि नॉन मिलिट्री अलायंस है और पीसफुल कोऑपरेशन के लिए बनाया है ये अलायंस। ठीक है, तो 7th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस अभी हुआ है एशिया एंड पैसिफिक काउंसिल का। ठीक है, और 3 डे का डिलिबरेशन जो है वो हुआ है सियोल में। ठीक है, और ये इनने 3 पॉलिसी बताई है। सबसे पहले तो ये कहते हैं हमारी ओपन डोर पॉलिसी है। रीजन में कोई भी कंट्रीज रिगार्डलेस ऑफ देयर आइडियोलॉजी, उनकी कोई भी आइडियोलॉजी हो, अगर लेना, अगर मेंबर बनना चाहती हैं, हम ज्वाइन करना चाहती है तो वो कर सकती हैं। ठीक है, और दूसरा फिर उनने कहा है कि ये जो हम लोग का ये जो काउंसिल है, ये नॉन पॉलिटिकल है और नॉन मिलिट्रिकल है। तीसरा पॉइंट ये जो ग्रुप है ये कॉपरेशन के लिए बना है इन टेक्निकल, सोशल, कल्चर एंड अदर फील्ड। ठीक है, तो इस चीज़ को इन लोग ने क्लियर किया है इसमें। तो ठीक है, तो इतना ही था गाइज इस एडिटोरियल में भी। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। आई होप आपको सारे एडिटोरियल जो है वो समझ में आए होंगे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।